सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट के बारे में। तो दीपक नाइट्रेट की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इनका जो बिजनेस है केमिकल सेक्टर के ही अंदर हमें निकल के आ रहा है। अगर आप दीपक नाइट्रेट को पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट 9% की गिरावट हमें पिछले एक महीने के अंदर हो चुकी है और 1763 रुपीज़ की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अगर आप दीपक नाइट्रेट को ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक दिन बहुत ज़्यादा हमें कमजोरी दीपक नाइट्रेट के अंदर नज़र आई है। हर एक दिन नेगेटिविटी का ही परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रहा है। तो इसके चलते जो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पोर्टफोलियो के अंदर दीपक नाइट्रेट है वो बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो किसके कारण हमें गिरावट है, किस रीजन से गिरावट हो रही है, क्या आने वाले फ्यूचर में क्या निवेश करना चाहिए, हर एक पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ दीपक नाइट्रेट का Q3 का रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा। Q3 के रिजल्ट्स के ही अंदर बहुत ज़्यादा रीजन है जिसकी वजह से हमें गिरावट निकल के आई है दीपक नाइट्रेट के अंदर। तो मैं आपके साथ Q3 का रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा। सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट, पिछले क्वार्टर का, और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट है। तो अगर आप इनका टोटल इनकम के अंदर देखोगे तो पिछले साल 699 करोड़, पिछले क्वार्टर में 755 करोड़, इस क्वार्टर के अंदर 829 करोड़। तो यहाँ ईयर ऑन बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें टोटल इनकम के अंदर हमें जंप देखने को मिल चुकी है। अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो पिछले साल 149 करोड़, पिछले क्वार्टर में 192 करोड़, इस क्वार्टर में 152 करोड़। तो ईयर ऑन बेसिस तो स्लाइटली जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमें नजर आ चुकी है। फिर अगर आप इनका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे तो पिछले साल 112 करोड़, पिछले क्वार्टर में 158 करोड़, इस क्वार्टर में 113 करोड़। तो ईयर ऑन बेसिस तो स्लाइटली जंप है, लेकिन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की परफॉर्मेंस के अंदर हमें गिरावट नजर आ चुकी है। और अगर आप सेम इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे तो पिछले साल 8.21, पिछले क्वार्टर में 11.62, इस क्वार्टर में 8.30। तो ईयर ऑन बेसिस जंप, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट हो चुकी है। तो जो दीपक नाइट्रेट का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयर ऑन बेसिस तो जंप है, लेकिन अगर आप हर एक पैरामीटर्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें गिरावट निकल के आ चुकी है। इसके पीछे का रीजन है जो दीपक नाइट्रेट का जो प्लांट था Q2 के अंदर हमें उस प्लांट के अंदर आग लग चुकी थी और आग के कारण पूरा का पूरा दोस्तों प्लांट था वो जल चुका था, जिसकी वजह से वो प्लांट क्लोज हो चुका था। लेकिन Q3 के रिजल्ट्स के अंदर क्या हुआ, Q3 के अंदर दोस्तों क्या हुआ है कि वो प्लांट ओपन हो चुका है, री ओपन हो चुका है। इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर के अंदर निकल के आ सकते हैं, आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें कंपनीज के परफॉर्मेंस के अंदर गिरावट हो चुकी है। तो यही वो रीजन है, इसी की वजह से हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर लगातार आपको गिरावट हो रही है। जैसे कि हर एक कंपनी के म्यूचुअल फंड्स का डेटा दोस्तों मैं हमेशा शेयर करता हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे दीपक नाइट्रेट का म्यूचुअल फंड्स का डेटा, जैन 2023 का अपडेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 14 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 8 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग दीपक नाइट्रेट के अंदर हो चुकी है। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे यहाँ तो आपको बायर्स की जो नंबर से म्यूचुअल फंड्स के नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड ज़्यादा निकल के आ रहे हैं और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो सेल करे वो कम निकल के आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके अंदर एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे तो IDFC यानी कि IDFC की तरफ से हाईएस्ट हमें बाइंग निकल के है जैन 2023 में 2874 शेयर्स की बाइंग हमें हो चुकी है और इन्हीं की तरफ से हाईएस्ट बाइंग दीपक नाइट्रेट के अंदर हो चुकी है। सेलिंग अगर आप देखोगे तो NJ बैलेंस का एक एडवांस फंड जिन्होंने 54,000 शेयर्स की सेलिंग हमें लगातार दोस्तों किया है जैन 2023 में। बाइंग कितना हुआ, ऑलमोस्ट 3,000 शेयर्स के आसपास, और सेलिंग अगर आप देखोगे 54,000 शेयर्स की सेलिंग हो चुकी है। तो उस सेलिंग के रीजन की वजह से भी हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर गिरावट है, और जो गिरावट होती है उसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं और वो भी उन कंपनीज के अंदर गिरावट करते हैं। और गिरावट के बाद गिरावट होने के बाद दोस्तों कंपनीज के अंदर सेलिंग प्रेशर होता है और सेलिंग प्रेशर के कारण भी कंपनीज के अंदर गिरावट हो जाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों डेटा शेयर करना चाहूंगा। निप्पॉन का एक फंड है, ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ की बाइंग किया है। फिर हमें निप्पॉन का एक फंड 3,100 करोड़ की बाइंग किया है। निप्पॉन का एक और फंड है 23,750 करोड़ की बाइंग किया है। और IDFC का एक फंड 2,400 करोड़ की बाइंग है। और मोतीलाल ओसवाल का एक मिड कैप 30 रेगुलर ग्रोथ फंड जिन्होंने 3,660 करोड़ की बाइंग कर चुकी है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी को एक क्वार्टर के अंदर जज मत करना। अगर आप दीपक नाइट्रेट को पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे 14% की गिरावट हो चुकी है। लेकिन अगर आप दीपक नाइट्रेट को पिछले मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2010 में मार्केट के अंदर आई है, जब से मार्केट के अंदर आई है तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ है और अभी तक 9,800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं। और जो चार्ट पर हमेशा में ग्रोइंग मात्रा में ही हमें निकल के आ रहा है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और दीपक नाइट्रेट जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जो कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे कंपनी का फेस वैल्यू 10 एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसके चलते 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर स्प्लिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 22 फेब एक्स डेट है। तो जो भी लोग 21 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बेसिकली हम लोग बात करें जिस कंपनी का प्राइसिंग 290 रुपये है। पिछले 1 सालों में कोई ज़्यादा हमें कंपनी की तरफ से रिटर्न नहीं मिला। मार्केट कैप देखोगे 17,550 करोड़ का। तो ये बेसिकली कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के बारे में, तो बेसिकली नाम में ही कंपनी का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग का कंपनी का काम है, इसी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस है। एक बार कंपनी के अंदर गिरावट हुई तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 50 से 60% गिरावट हो जाए। जैसे कि अदानी के शेयर्स, अदानी ग्रुप के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टॉक्स होंगे उन कंपनीज के अंदर हमेशा हमें वॉलेटिलिटी रहती है। अगर 1200 रुपये की कंपनी भी हमें 200 रुपये की भी आ सकती है। इस तरह से वॉलेटिलिटी इस कंपनी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इस कंपनी के लिए ये एक नेगेटिविटी पॉइंट है। अभी हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे 34% की होल्डिंग्स प्रमोटर्स पहले से होल्ड कर रहे हैं। एफआईज अगर आप देखोगे लगातार 200 एफआईज इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे। करंटली सबसे मैक्सिमम जो होल्डिंग्स है वो एफआईज की इस कंपनी के अंदर 48% का स्टेक एफआईज ने होल्ड किया है। डीआईज अगर आप देखोगे पहले 6.69% की होल्डिंग थी, करंटली 6.71% की होल्डिंग है, जो कि लगातार डीआईज अपनी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर इंक्रीज कर रहा है और पब्लिक 10.5% की होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस कंपनी के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद निवेश करना। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी को फॉलो मत करना। अगर आपको दोस्तों कंपनी पसंद नहीं आई तो इसे इग्नोर करके भी चल सकते हो। सिर्फ हमें न्यूज़ निकल के आई थी, वही मैंने आपके साथ अपडेट्स कर चुका हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में, IRFC की दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो IRFC का किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है, इसका आज के दिन हमें Q3 का रिजल्ट आने वाला था और करंट बेसिस के ऊपर आ चुका है। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो करंटली अभी हम आ चुके हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर। जितने भी नंबर से रुपीज एंड मिलियंस के ही अंदर हमें नंबर्स निकल के आ रहे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट, पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का। टोटल इनकम के बारे में देखोगे तो पिछले साल 50,970, पिछले क्वार्टर में 58,000, इस क्वार्टर में 62,000। तो यहाँ आपको ईयर ऑन बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी टोटल इनकम के अंदर हमें जंप देखने को मिल चुके हैं। फिर अगर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो पिछले साल 15,900, पिछले क्वार्टर में 17,000, इस क्वार्टर में 16,300। तो ईयर ऑन बेसिस तो जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस स्लाइटली हमें इसके अंदर हमें गिरावट निकल के आई है इनके प्रॉफिट्स के अंदर। और अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल 1.22, पिछले क्वार्टर में 1.31, इस क्वार्टर में 1.25। तो ईयर ऑन बेसिस जंप और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली IRFC दोस्तों किस तरह से IRFC ने परफॉर्म किया है, बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें नेगेटिविटी का ही परफॉर्मेंस हमें IRFC की तरफ से निकल के आए हैं। अगर आप कंपनी का हर एक पैरामीटर देखोगे तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स के अंदर भी देखोगे गिरावट है, और हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट है। लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑन बेसिस हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो, ठीक ठाक तरीके से निकल के आए हैं। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो हर एक गिरावट के अंदर IRFC के अंदर बाइंग करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, सबसे पहला पॉइंट POC स्टॉक से फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग स्टॉक से, और रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी फाइनेंस रेलवे को प्रोवाइड करती है। तो अच्छे कैसे सेक्टर से बिलोंग करती, आने वाले सालों में जरूर इसके बेनिफिट मिल सकता है। जितना भी कंपनी गिरे उतने कंपनी को अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।